7 अगस्त 2024 द रोड शो की नेशनल खबरों में आपका स्वागत है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मंगलवार सुबह 3 बजे दो मकान ढह गए। इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। 8 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसमें 34 साल की एक महिला की मौत हो गई। हादसे के वक्त लोग वहीं सो रहे थे। सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस फोर्स पहुंची। एनडीआरएफ को भी बुलाया गया। 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जिस गली में हादसा हुआ उसकी चौड़ाई महज 8 फीट है। ऐसे में वहां रेस्क्यू का काम पूरी तरह से मैनुअली करना पड़ा। एनडीआरएफ ने मलबे को हाथों से हटाया। इस वजह से रेस्क्यू में वक्त भी लगा। दोनों घर मंदिर कॉरिडोर से महज 10 मीटर दूर थे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कमिश्नर कौशल राज शर्मा से फोन पर बात की। उन्होंने मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। कमिश्नर ने बताया कि मृतक महिला और घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को बेहतर इलाज भी दिया जाएगा। हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर आई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर नाइट स्टे किया। वो मंगलवार सुबह तक भी भारतीय वायुसेना के सेफ हाउस में मौजूद थे। उनकी सुरक्षा में गरुड़ कमांडो लगे हैं। सोमवार देर रात खबर आई कि शेख हसीना रात 1 बजे के आसपास अज्ञात स्थान के लिए निकल सकते हैं। इसके बाद खबरें आई कि उन्हें यहां तक लेकर आए बांग्लादेश वायुसेना के विमान C-130 सुपर हरक्यूलिस को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर तब तक पार किया जाएगा जब तक शेख हसीना आगे की यात्रा की मंजूरी नहीं मिल जाती। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 400 पार हो गई। इसमें से 180 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े ही मिले। 180 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। रेस्क्यू टीम आज सोचीपारा के सनराइज वैली इलाके में तलाशी करने जाएगी। ये एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां अब तक रेस्क्यू का काम हुआ ही नहीं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एक टीम यहां पहुंचेगी। वहीं प्रभावित इलाकों को 6 जोन में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर सोमवार देर रात पुथुमाला में लैंडस्लाइड में मारे गए 29 अज्ञात लोगों के 150 बॉडी पार्ट्स का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए आज मंगलवार को सर्वधर्म धर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। वायनाड में 29 और 30 जुलाई देर रात 2 बजे और 4 बजे करीब मुडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुजा गांव में लैंडस्लाइड हुई थी। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई थी। संसद में मॉनसून सत्र का मंगलवार 6 अगस्त को 12वां दिन है। लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म हो चुका है। बिलों पर चर्चा हो रही है। वहीं राज्यसभा में लोकसभा से पास होकर आए बिलों पर चर्चा चल रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 3:30 बजे राज्यसभा में बांग्लादेश की स्थिति और भारत सरकार के स्टैंड पर बोलेंगे। संसद का सत्र शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद भवन में के बाहर प्रदर्शन किया। वह जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वित्त मंत्री से यह मांग कर चुके। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी। पूजा ने सोमवार 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। बुधवार 7 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा खेड़कर का सिलेक्शन रद्द किया था। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को दोषी पाया। सिलेक्शन रद्द होने के बाद पूजा का पद छिन गया और उन पर भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम देने पर भी रोक है। पूजा 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थी। उन्होंने सीएसई 2022 में उनको 840वीं रैंक मिली थी। वे जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थी। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज से 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव का यह पहला दिल्ली दौरा है। पार्टी प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने बताया कि यह संवाद दौरा है। उद्धव आप टीएमसी और सपा के नेताओं से मिलेंगे। वे महाराष्ट्र में एक कांग्रेस इंचार्ज रमेश से भी मुलाकात करेंगे। अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य में विधानसभा की 280 से ज्यादा सीटें हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महासचिव अघाड़ी गठबंधन में ये तीनों ही पार्टियां इंडी ब्लॉक का भी हिस्सा हैं।
इसके अलावा आप भी ब्लॉक में शामिल हैं। ऐसे में उम्मीद है कि उद्धव इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के नेताओं से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी इस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और आपस में सीटों का बंटवारा किया था। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर उन्हें जया अमिताभ बच्चन नाम से पुकारे जाने पर ऐतराज जताया। सोमवार 5 अगस्त को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका पूरा नाम लिया, जिस पर जया ने आपत्ति जताई और अब तक के पूरे मामले को ड्रामा करार दिया। इससे पहले 29 जुलाई को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित किया, तब भी जया ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 अगस्त आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी 2 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। एक याचिका सीबीआई की जांच वाले भ्रष्टाचार मामले में है, वहीं दूसरी ईडी की जांच वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। दोनों याचिकाएं शराब नीति केस में जमानत से जुड़ी हुई हैं। कोर्ट में ईडी ने मनीष की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो यह दर्शाते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया शामिल है। यह कोई मनगढ़ंत मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोष का पहलू सही नहीं हो सकता, क्योंकि चार्जशीट भी संदेह के आधार पर ही फाइल हुई है। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें रखी। सिसोदिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। दिल्ली पूर्व CM सिसोदिया ने शराब नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में जमानत मांगी। उनका कहना है कि 17 महीने से वे हिरासत में और उनके खिलाफ अभी तक केस शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल LG के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस JB पाद्रीवाला की बेंच ने कहा कि MCD ने सदस्यों को नामित करने की LG की वैधानिक शक्ति नहीं है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इससे पहले मई 2023 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल LG विनय कुमार सक्सेना की ओर से इस साल 1 और 4 जनवरी को ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी करके 10 एल्डरमैन मेंबर की नियुक्ति की गई थी। इसके फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी ने सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। 3 अगस्त को पूर्व मेदिनीपुर की महिला जिला वन अधिकारी को धमकाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस TMC ने उनसे इस्तीफा मांगा था। गिरी ने आज अपना इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो किया वो अपने लोगों के किया, मैं किसी अधिकारी से माफी नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री से माफी मांग सकता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि CBI ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की। कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी मामले में सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट के फैसले पर आपने कहा कि CM केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, साथ ही जमानत के लिए भी अपील करेंगे। CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन CBI केस के चलते वह जेल में ही है। दिल्ली के राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चेंबर बताया। बेंच ने कहा, हम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटर्स में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए। कोर्ट ने कहा कि हमारा यह सोचना है कि
अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते तो इनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल हम ये तय नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट में मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर्स के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें बंद करने का आदेश भी दिया। कोचिंग फेडरेशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान में अग्निवीरों की शहादत पर अब राज्य सरकार परिवार को कारगिल पैकेज देगी। राज्य सरकार ने शहीदों को दिए जाने वाले पैकेज में अग्निवीरों को भी शामिल किया है। सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने अग्निवीरों के लिए सुविधाएं देने की घोषणा की है। शहीद अग्निवीर की पत्नी को कारगिल पैकेज के तहत 25 लाख नकद, 25 बीघा नहरी जमीन या एमआईजी का मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों को फ्री शिक्षा, माता पिता को 5 लाख की एफडी, रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी भारत सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधाएं देगी। सरकार ने कहा अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग है, वो बैटल कैजुअलिटी, उसे बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाता है तो अग्निवीर को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सभी सुविधाएं इसमें लागू होंगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अग्निवीरों के परिवार को ऐसी सुविधाएं देने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी के जुड़े लोगों ने जानकारी दी है कि मुंबई की सभी 36 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए मुंबई ऑफिस में तैयारियां शुरू कर दी गई। अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, चुनाव आयोग ने फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया। संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर राजस्थान से सीपीआई-एम सांसद अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया और कितने लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं और दोबारा सवाल किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कोर्ट में जाकर पूछिए। वित्त मंत्री बोली, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है, सरकार निर्णय नहीं कर सकती। कोई सदस्य बाहर जाकर यह न बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है कि लोग कागजात के साथ आएं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO रिफंड मामले की पूरी तरह जांच कर रही है। इसका पता लगाया जा सकता है कि आखिर बड़ी संख्या में निवेशक कंपनी में निवेश किए गए पैसे वापस लेने आगे क्यों नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।